मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को जो धारा लगा हुआ है, तो कुछ लोग यूट्यूब और फेसबुक वाले कह रहे हैं कि 7 साल का मनीष कश्यप को सजा है। 467 जो उसमें 467 जो एक्ट है, जो मिनिमम से मैक्सिमम तक 6 महीने से लेकर के 7 साल या 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जो सारे एक्ट्स एंड एक्शंस लगे हुए, एक्ट्स लगे हुए, लेकिन सजा ऐसे नहीं होती है। FIR का मतलब जो है दोषी होना नहीं होता है, और डिटेंशन, अरेस्टिंग या सरेंडर का मतलब कहीं से जो है मुजरिम होना नहीं होता है। दोषी करार देना जानते हैं किसको कहा जाता है? जो लालू यादव को दिया है कोर्ट ने, वो दोषी हैं। वो कह रहा था, क्या आपका सवाल था कि जो एक्ट्स लगे हुए हैं मनीष कश्यप पे, उस पर आप बात करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो CRPC का वायलेशन है कि अगर कोई आदमी खुद से सरेंडर करता है तो उसको हथकड़ी पहना देना, और कपड़ा मुंह पर गमछा से मुंह ढक देना, नीचे बैठा देना, ये कहीं से CRPC के जो है वो दायरे में नहीं आता है। दूसरा, जो आपने एक्ट्स की बात की, तो एक्ट्स और एक्शंस को आप मैच करके देख लीजिए। अब 153 है दंगा भड़काने की, मतलब क्या कहा जाता है वो, उसको किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, कॉज करने के लिए राइट को, दंगे को कॉज करने के लिए, जन्म, धर्म, निवास, रेशियल या किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर दंगा भड़काने की जो धारा है वो 153 है। उसके अलावा आपको 505 लगा हुआ है, 467 है, 468 है, धोखाधड़ी की धाराएं लगी हुई है, 471 है, 120 भी है, IT एक्ट 2000 है, IT एक्ट 2000 है, और ये धारा जो है वो लगी हुई है। तो ये धारा को जब आप एक्ट्स एंड एक्शन से दोनों को मैच करिएगा तो आपको मैचिंग नहीं दिखेगा। क्योंकि जब आप देखिएगा कि हाँ, अब कब उन्होंने उकसाया, आखिर ऐसा हुआ है क्या? मनीष कश्यप, देखिए इसके जड़ में जब आप जाइएगा ना, तो नेता लोग ही पाए जाते हैं। पुलिस जो है वो अपना काम बखूबी ढंग से निभाना जानती है, लेकिन नेता लोगों के प्रेशर से जो है वो पुलिस का एक्शंस जो है, वो पुलिस का एक्शन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। यानी पुलिस अपने पथ से विचलित हुई है नेताओं के दबाव में, नेताओं के प्रेशर के कारण। लेकिन ज्यादा दिन ये लोग नहीं पथ से विचलित होंगे। जो करना था हो गया है, लेकिन अब पुलिस का सब लोग कोऑपरेट करें। मैं तो विनती भी किया था मनीष कश्यप के समर्थकों को, कानून को हाथ में नहीं लेना है, और मेरी विनती कहीं ना कहीं लोगों ने स्वीकार भी की थी। जो लोग मुझे सुन रहे थे, देख रहे थे, उन लोगों ने स्वीकार भी किया था कि कानून को हाथ में नहीं लिया था। दूसरी बात है कि अब तो नेता लोग जो होते हैं वो प्रेशर देंगे, और उनके प्रेशर के आधार पर अगर आप देखिएगा तो क्यों प्रेशर दे रहे हैं। अब कारण ये है कि क्यों प्रेशर, तो जाहिर सी बात, देखिए जाहिर सी बात क्या है कि बिहार में जात पात पर लोग नेताओं का समर्थन कर देते हैं। तो जब जात पात पर नेताओं का समर्थन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा की बात करने वाला, सड़क की बात करने वाला, नदी नालों की बात करने वाला जो व्यक्ति होगा, उसको लोग विलेन बनाने की कोशिश करेंगे। ये विलेन इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, ऐसे जगह पर खड़ा होइए कि लोग पीछे आपके, मतलब पीछे से जाए, इधर आ जाइए। मैं क्या कह रहा था, तो जो सड़क, शिक्षा इत्यादि की बात करता है, जो बुनियादी बातों की बात करता है, उसको लोग विलेन बनाएंगे। जैसे सपोज करिए कि ज्यादा दूर नहीं जाना है आपको, सपोज करिए कि जो पंकज सिंह है, राजनाथ सिंह के बेटा, तो पंकज सिंह ही विधायक बनने के लायक क्यों है? आप क्यों नहीं है? ठीक है, राजनाथ सिंह के बेटा अमित शाह ही क्यों जो है वो सचिव बने, BCCI के सेक्रेटरी? उसी तरह तेजस्वी यादव ही डिप्टी CM क्यों बने? 2 यादव की बेटियां जो है वो बिहार टॉपर करके बिहार का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा दी। रामायणी यादव पिछले बार हुई थी, और इस बार आपको ये आयुषी नंदन हुई है। उन्हीं में से किसी को डिप्टी CM बनाइए। कम से कम तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं ये लोग, वो 8वीं पास हैं, 9वीं फेल हैं, और ये लोग जो है वो बिहार टॉपर इंटरमीडिएट में, जाहिर सी बात है ग्रेजुएट्स भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी होंगे, और PhD इत्यादि सब भी कर जाएंगे, कोई ना कोई कंपटीशन भी निकालेंगे। तो पढ़े लिखे युवाओं को अगर यादव को ही चुनना है तो पढ़े लिखे यादव को चुने लो। भूमिहार को ही चुनना है तो अखिलेश सिंह के बेटा को नहीं टिकट मिल करके अच्छे भूमिहार के लड़का को टिकट मिले। उसी तरह से अगर क्रिकेट में अगर BCCI का चेयरमैन बनाना है तो किसी क्रिकेटर को बनाया जाए या किसी विद्वान आदमी को बनाया जाए जो अपनी मेरिट से हो। सिर्फ अमित शाह के बेटा है इसलिए नहीं बनाया जाए। तो अभी क्या है कि भारतीय संसद और विधानसभाओं में युवाओं की शून्यता होते जा रही है, मतलब युवाओं का रेशियो 0 है, और ये लड़ाई जो है युवा वर्सेस युवराजों की। एक तरफ युवराज है जो युवाओं का पोस्ट छीन ले रहे हैं, और एक तरफ युवा है जो काफी मेहनत करके, पढ़ लिख करके भी बेरोजगारी की सजा काट रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारों का दर्द दिखाने की सजा मनीष कश्यप को दी जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जिस प्रकार से अभी कल भी 72 घंटे के लिए उनको रिमांड मिल गई है, इस टीम में बहुत सारे जो शुभचिंतक है मनीष कश्यप के या मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं कि इस बीच में मनीष कश्यप से किस प्रकार की पूछताछ हो रही होगी? क्या उनको टॉर्चर किया जा रहा होगा जैसे आम नागरिक के साथ किया जाता है? जब भी रिमांड से वापसी होती है, बहुत पुराने क्लर्क हैं
एडवोकेट्स क्लर्क हैं मनीष जी, इनसे आप पूछिए, जब भी रिमांड के बाद वापस फिर से जो है वो लाया जाता है जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए, तो उनका मेडिकल चेकअप होता है। लेकिन जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं वो इस बात का खुश है कि बर्फ के सिल्ली पे लिटाया जा रहा होगा, ये किया जा रहा होगा, सब बेवकूफी वाली यही सब बात। और यही सब तो एक छोटा सा दाग भी अगर मनीष कश्यप के शरीर पे होगा तो जुडिशियरी जो है वो धज्जिया उड़ा देगी ईओयू वाले का। जुडिशियरी से पावरफुल ना ईओयू है, ना कोई जांच एजेंसी है, ना एग्जीक्यूटिव का कोई भी एंगल, कोई भी एलिमेंट जुडिशियरी से पावरफुल नहीं है। जुडिशियरी इस देश में इंडिपेंडेंट है और सर्वोपरि है, इसलिए ये लोग कोई भी टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। इनको उतनी जो है हिम्मत नहीं है कि टॉर्चर कर दे, और यदि टॉर्चर करेंगे तो मनीष कश्यप उसके खिलाफ फिर जो है वो जुडिशियरी में आएंगे। अब हम लोग आते हैं, ये जो धाराएं लगी हुई हैं इसमें कौन कौन सी धाराएं अवेलेबल है? एक मिनट पहले जो टॉर्चर वाली बात जो आ रही है, ये कह करके मनीष कश्यप के विरोधी मनीष कश्यप के समर्थकों को उकसा रहे हैं, और यही कारण है कि जगह जगह उन पर FIR या ये सारी चीजें हो रही हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो ये बहुत गलत बात है। चाहे विरोधी लोग हो चाहे समर्थकों को उग्र नहीं होना है, और विरोधियों को भी वैसी कोई बात नहीं बोलना है जो इससे समर्थक मनीष कश्यप के उग्र हो जाए। और पुलिस को उन विरोधियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि इस प्रकरण को पुलिस जो है इतना फ्रेंडली निभाती कि लोगों को लगता है कि हाँ, ये पुलिस जिसके रिमांड में, यानी ईओयू या पुलिस के रिमांड में जो मनीष कश्यप है वो इतने सेफ है जितना एक बाप के पास उनका बेटा होता है, और आपका रोल भी वही है, आप गार्जियन है। अब हम आते हैं वकील साहब कि तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप के ऊपर FIR की है, और ये सारी प्रकरण जब हो जाने के बाद में क्या तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप को वहां ले जा सकती है? पावर है, CRPC में एक रूल है कि ट्रांजिट रिमांड पर जो है वो आउट ऑफ स्टेट की पुलिस ले जा सकती है। अच्छा, लेकिन तो कस्टडी वहां करेगी? लेकिन जुडिशियरी पर पूरा भरोसा रखिए। जिस तरह से 7 दिन का रिमांड ये लोग मांग रहे थे, तो कम दिनों के हुआ ना, उसी तरह आप देखिएगा ट्रांजिट रिमांड को भी जुडिशियरी को नहीं मानने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर मानती भी है तो बहुत सारे शर्त होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जांच में मनीष कश्यप जाएंगे, कोऑपरेट करेंगे, और कोऑपरेट करके उसके बाद वहां से फिर चले आए, उनको आराम से भेजा जाएगा, कहीं से उनको कोई दिक्कत नहीं होनी जा रही। और जो लोग मजे ले रहे हैं कि हम मनीष कश्यप जेल चले गए, तो मनीष कश्यप का जेल जाना बिल्कुल उतना ही सम्मानजनक है जितना कि महात्मा गांधी का जेल जाना। सर मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो धारा लगा हुआ है, तो कुछ लोग यूट्यूब और फेसबुक वाले कह रहे हैं कि 7 साल का मनीष कश्यप को सजा है। 467 जो उसमें 467 जो एक्ट है, जो मिनिमम से मैक्सिमम तक 6 महीने से लेकर के 7 साल या 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जो सारे एक्ट्स लगे हुए एक्ट्स लगे हुए। लेकिन सजा ऐसे नहीं होती है। FIR का मतलब जो है दोषी होना नहीं होता है, और डिटेंशन, अरेस्टिंग या सरेंडर का मतलब कहीं से जो है मुजरिम होना नहीं होता है। दोषी करार देना जानते हैं किसको कहा जाता है? जो लालू यादव को दिया है कोर्ट ने, वो दोषी हैं, वो आरोपी हैं। तो जो आरोपी हैं, जो दोषी करार दिए जा चुके हैं कोर्ट के द्वारा, सजायाफ्ता मुजरिम है, उनको कोई मुजरिम नहीं कर रहा है। और जिन पर FIR हुआ, अभी मामला ट्रायल में भी नहीं पहुंचा, उनको लोग आरोपी कर रहे हैं। यानी अभी आरोप सिद्ध नहीं, ट्रायल में आएगा, ट्रायल में बहस होगी, बहस के बाद जांच रिपोर्ट आएगा, पुलिस डायरी को देखा जाता है, पूरी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के बाद कोर्ट दोषी करार देता है। दोषी करार देने के बाद कोर्ट सजा सुनाती है। पहले ही से लोग जज बन जाते हैं, तो इनका कौन सही है? आप जज मत बनिए, कोई भी व्यक्ति जज नहीं बने। जजेस का काम जजेस को करने दीजिए। न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जो होते हैं उनको भगवान का दर्जा प्राप्त होता है, उनको माय लॉर्ड कहा जाता है, योर ऑनर कहा जाता है। क्योंकि कल शाम में जो अधिवक्ता है मनीष कश्यप के, शिवनंदन भारती, उनका एक बयान आया था कि हो सकता है इसमें ऐसे प्रावधान है कि 7 वर्ष, और वही वीडियो बार बार विभिन्न प्रकार से पेश करके शिवनंदन भारती जी जो है वो बहुत ही विद्वान अधिवक्ता है। उन्होंने कहा कि अगर ये सही हो जाएगा, अगर ये चीज जो है वो मतलब ट्रायल के बाद अगर उनको दोषी करार दिया जाता है तब सजा होगी। तो सजा तो है ही। सजा तो इस देश में कोई भी आप क्राइम कर दीजिए, और उस क्राइम में अगर आपको जो है वो आरोपी सिद्ध हुए तो सजा तो 7 साल की होती ही है। मतलब कोई भी क्राइम नहीं, जो सीरियस क्राइम्स है उसमें तो सजा 7 साल की होती ही है। इन सारी प्रक्रियाओं में लेकिन सजा कितने % लोगों को होती है? और जो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस होता है, अल्टीमेटली तो उनको क्लीन चिट ही मिलती है। वो लोग बाइज्जत बरी होते हैं। सभी लोग बाइज्जत बरी होते हैं। तो मनीष कश्यप भी बाइज्जत बरी होंगे। बिल्कुल। जो भाजपाई भी हैं वो भी कहाँ सही साबित हुए। कन्हैया कुमार को ये लोग 2016 से देशद्रोही कह रहे हैं, आज 2023 हो गया। कितना साल हुआ? 7 साल हुआ ना? हो गया। 7 साल तक जो है वो कन्हैया कुमार बाहर घूम रहे हैं। तो देशद्रोही होते तो या तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देशद्रोही हैं,
कि देशद्रोही उनके राज में घूम रहा है, हाँ। या कन्हैया कुमार जो है वो सही है कि वो आराम से घूम रहे हैं। ठीक उसी तरह से मनीष कश्यप दोषी नहीं है और मनीष कश्यप को कुछ नहीं होने जा रहा है। और बोलने वाले बोलते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है, उसमें क्लीन चिट ही मिलेगी उनको। मनीष इन सारी प्रक्रियाओं में, ट्रायल में, और मनीष कश्यप के जो भी शुभचिंतक है, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, अपने चंपारण में 80% जो हम लोग माइक उठाए हैं, हम भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, हम लोग उनको देख करके हम लोगों ने माइक उठाया। तो हम लोगों के लिए एक आपके द्वारा हम चाहेंगे कि कब तक वो आ सकते हैं, क्या संभावनाएं हो सकती है? तो ये जो आपने बात बताई कि मनीष कश्यप एक ऐसी शख्सियत है जिनको देख करके लोगों ने माइक उठाना शुरू किया। हाँ। और वो डिजिटल क्रांति के प्रणेता हैं। हाँ। जिस तरह हरित क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति इत्यादि हुई, हाँ। जिस तरह जेपी सेनानी लोग थे, हाँ। जेपी क्रांति हुई, और जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम हुआ, हाँ। तो स्वतंत्रता संग्राम वाले को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता सेनानी। जेपी क्रांति वालों को क्या कहा जाता था? जेपी सेनानी। उसी तरह आप लोग डिजिटल सेनानी हैं। हाँ। ये आजादी की लड़ाई है, अभिव्यक्ति हाँ। की स्वतंत्रता पर जो हमला कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार, हाँ। चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे यहाँ की सरकार हो, हाँ। कोई भी जो हाँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो। हाँ। उसी लड़ाई के प्रणेता है मनीष कश्यप। हाँ। और देखिए, इतिहास अपने को दोहराता है। हम लोग शंकर भगवान के मंदिर के सामने मंदिर में है, ठीक है। हाँ। तो धार्मिक बातें यहाँ पे होना वाजिब है। कानून की बात बहुत हुई, सब कानून के ऊपर एक ऊपर वाले का कानून होता है। हाँ। और ऊपर वाले के कानून के अनुसार अगर मैं देखता हूं तो इस चंपारण के इतिहास में 2 पत्रकार हुए। हाँ। एक पत्रकार मुनीश हुए और एक मनीष हुए हैं। हाँ। मुनीश पत्रकार से वो सत्ता डरती थी जो जिनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, और हाँ। मनीष पत्रकार से वे लोग डरते हैं जो भ्रष्टाचारी है। हाँ। तो उन्हीं का ये जो है री इनकारनेशन, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म आप मान सकते हैं। अगर आपको हमको रिलीजियस राइट देते हैं तो मुझे कहने का ये अधिकार है। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं। युवाओं की राज की बात हो रही है। हाँ। बुनियादी मुद्दों की बात हो रही है। हाँ। जात पात और धर्म के नाम पर ये नेता लोग इतना लूटे हैं हम लोगों को कि पहली बार कोई एक युवा आया जो कि बुनियादी मुद्दों की बात करता है, जो टूटे हुए नालों की बात करता है, जो सड़क में गड्ढे की बात करता है, जो युवाओं के भविष्य पर बात करता है, जो सेशन के लेट होने पर बात करता है, जो बेरोजगारी पर बात करता है, मतलब बुनियादी विषयों को उठाता है। तो हाँ। जाहिर सी बात है, उनको सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। बस यही बात आप याद रखिएगा, सत्यमेव जयते। सत्य है तो पराजित नहीं होगा। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। 2 भाग हैं अभी। मनीष कश्यप के साथ भी कुछ लोग हैं, मनीष कश्यप विपक्ष में कुछ लोग हैं। अंतिम में लास्ट आपका सवाल है मेरा कि उन दोनों वर्गों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जो पक्ष में है, कानून को हाथ में नहीं लें, पुलिस पर, न्यायालय पर भरोसा रखें। हाँ। प्रशासन पर और न्यायालय पर आपको भरोसा रखना होगा। हाँ। क्योंकि हम लोग जो है आतंकी मानसिकता के नहीं हो सकते, नक्सली मानसिकता के नहीं हो सकते। हाँ। हम लोगों को भरोसा रखना होगा कानून पर। हाँ। तो एक समर्थकों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कहीं भी कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस कोई भी न करे। हाँ। कानून से बड़ा ना आपके मनीष कश्यप है, ना देश के नरेंद्र मोदी है, ना नीतीश कुमार है, ना तेजस्वी यादव है, कोई नहीं है कानून से बड़ा। हाँ। न्यायालय से बड़ा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। हाँ। सबको आकर के न्यायालय में झुकना पड़ता है और कानून के हिसाब से ही सब कुछ होता है इस हाँ। देश में। तो ये आपको जो है समर्थकों को और विरोधियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप विरोध करिए, क्योंकि जब इस देश में नरेंद्र मोदी का विरोध हो सकता है, लालू यादव का विरोध हो सकता है, अरविंद केजरीवाल का हो सकता है, रविश कुमार का हो सकता है, सुधीर चौधरी का, तो फिर मनीष कश्यप का क्यों नहीं हो सकता है? तो आप लोग बेशक विरोध करें, लेकिन अभी थोड़ी सी सिंपैथी इसलिए रखें आप, क्योंकि अभी वो व्यक्ति जेल में है। हाँ। और अभी जो है वो जेल में है, तो अगर दोषी होगा तो जेल उनको दोषी करार देगा, अगर क्लीन चिट मिलेगा तो क्लीन चिटेड होकर के निकलेंगे। आपका क्या मत है? विरोध और प्रदर्शन करना और किसी का विरोध करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं चाहूँ तो आपका भी विरोध कर सकता हूँ, आप मेरा विरोध कर सकते हैं। हम लोग डिक्टेटर नहीं है। तो विरोधियों का भी सम्मान है, उनको भी सम्मान करिए आप, सम्मान के दृष्टिकोण से। मनीष कश्यप के पक्ष में आपका क्या मत है? मनीष कश्यप के पक्ष में मेरा मत यही है कि ट्रायल के बाद में जो सजा या क्लीन चिट जो भी होना है, उसके बाद ही कोई भी व्यक्ति कुछ बोले। जब मामला न्यायालय में है तो हम लोगों को कुछ